Good morning, students. Welcome to Agriculture Vision. We are having a class of Rajasthan history in which we were studying about civilizations in Rajasthan. So, in previous class, we have studied about various civilizations and our topic, which was continue, Kalibanga. We were talking about Kalibanga. What we have studied, from where the name Kalibanga name originated from black Bengals. Black means kala, Bengal means Bengals. ये ब्लैक बेंगल्स. ओके, यहाँ पे जो है ब्लैक कलर की बेंगल्स निकली, चूड़ियाँ निकली, उससे इसका नाम पड़ गया कालीबंगा. और इसके बाद में ये कहते हैं कि कालीबंगा जो है, इसके लिए सबसे पहले जो आइडिया दिया था वो देने वाला था पी टेसीटोरी. ओके, P. Tessitori was the historian or archaeologist who gave the idea that there might be some old civilization on this place. उसने ये कहा था कि at this place कि यहाँ पे जो है कालीबंगा के अंदर इस तरह की कोई पुरानी सिविलाइजेशन निकल सकती है, लेकिन इसकी बात को उस समय नज़रअंदाज कर दिया गया. उसके बाद में इसका जो एक्सकेवेशन हुआ वो हुआ 1961 के अंदर. ये हम पढ़ना था हमने पिछली क्लास के अंदर 1961. और इसकी जो डिस्कवरी है वो कब हुई थी? 1952 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई. डिस्कवरर कौन था? इसका डिस्कवरर था अमलानंद घोष. खोजकर्ता अमलानंद घोष रहा. और 1961 के अंदर इसका एक्सकेवेशन शुरू हुआ. एक्सकेवेशन किसने किया? एक तो थे वीके थापर, बालकृष्ण थापर. सेकंड वन वाज बीबी लाल, और यू कैन से ब्रजवासी लाल. इसके साथ में एमडी खरे और केएम श्रीवास्तव, ये भी नाम है जो इससे जुड़े हुए रहे हैं एक्सकेवेशन के साथ. तो ये चार नाम आते हैं जो कालीबंगा के जब एक्सकेवेशन की बात होती है. कौन कौन से? बीके थापर, बीबी लाल, एमडी खरे और केएम श्रीवास्तव. इनमें से जब पूछा जाता है तो आपको एक ही पूछा जाएगा. तो बीके थापर और बीबी लाल आप कॉमनली पढ़ते हो, लेकिन इससे रिलेटेड ये भी रहे हैं एमडी खरे और केएम श्रीवास्तव जो है, इन्होंने भी यहाँ पर एक्सकेवेशन किया. इतने लोगों ने क्यों किया? क्योंकि ये एक्सकेवेशन काफ़ी लंबा चला था. 1961 से लेके और 1969 तक चला, और आज भी चल रहा है वो. उसके बाद में 1984-85 के अंदर कालीबंगा के अंदर म्यूजियम बना दिया गया. म्यूजियम आज भी मौजूद है. लोकल लोग उस म्यूजियम में नहीं जाते, पर जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो बेचारे देख लेते हैं. तो अब इसकी स्पेशलिटी क्या रही? इसकी स्पेशलिटी ये रही कि एक तो यहाँ से सबसे पहले क्या मिलता है, इसके अंदर आपको मिलेगा ओल्डेस्ट एविडेंस. ये जितने भी है ना, प्राचीनतम माने गए हैं. ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ प्लोप्लॉड फील्ड. प्लोप्लॉड फील्ड. प्लोप्लॉड फील्ड का मतलब होता है हल से जोता गया खेत. ये एंशिएंट, मोस्ट एंशिएंट कह लो या ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ प्लोप्लॉड फील्ड यहां पे मिलता है. और यहां पे क्या मिला है? 7 फायर एल्टार्स. ये भी फर्स्ट एविडेंस है इंडिया के अंदर. कहां से मिला? कालीबंगा से 7 फायर अल्टार्स. सर ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि फ्रॉम विच साइट फायर अल्टार्स वर इनिशियली फाउंड. फायर अल्टार्स कहां पर मिलते हैं? तो इसका राजस्थान के अंदर ये कालीबंगा रहा है. और इसके बाद में अगर नंबर आपसे पूछ लिया जाता है तो ये है 7. ठीक है. और इसके बारे में क्या कहते हैं? और ये है फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट आफ्टर इंडिपेंडेंस. ये भी इंडिया के कालीबंगा के लिए कहा जाता है फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस. जब पार्टीशन हो गया इंडिया का, इंडिपेंडेंस मिल गई, उसके बाद में अगर किसी स्थान पे सबसे पहले खुदाई हुई तो वो कालीबंगा के अंदर हुई थी. फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. और इसके अंदर से हमें क्या क्या मिलता है? देखिए, एक आपको मिलता है ऑक्सफोर्ड मेथड और ग्रिड सिस्टम, जो हड़प्पा वाला था, इसलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है. इसके अंदर आपको क्या मिलता है?
ऑक्सफोर्ड सिस्टम या ग्रिड सिस्टम मिलता है। और इस तरीके से कि जितने भी हाउसेस हैं वहाँ पर इस तरीके से जो है राइट एंगल्स के ऊपर रोड्स बनी हुई है। ये आपको जो ग्रिड पैटर्न है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर मिला, हड़प्पा में मिला, मोहनजोदाड़ो में मिला और वैसा का वैसा ही मिला कालीबंगा के अंदर। इसलिए ये बिल्कुल सेम थे। इसलिए हमारे एक हिस्टोरियन रहे दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कालीबंगा के लिए कौन सा वर्ड यूज किया? उन्होंने कहा थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, या आप कह लो थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, या हड़प्पन का आपको बताया था कि हड़प्पन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो दशरथ शर्मा ने यह कहा था कि थर्ड कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, प्लॉट फील्ड्स यहाँ पे मिल गए, ऑक्सफोर्ड सिस्टम मिला, ग्रिड सिस्टम मिला, और यहाँ पे किस किस चीज़ के एविडेंसेस आपको मिले हैं? प्लॉट फील्ड और मिक्स्ड एग्रीकल्चर या मिक्स्ड क्रॉपिंग आप कह सकते हो। मिक्स्ड क्रॉपिंग के यहाँ पर आपको एविडेंसेस मिलते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग कहाँ पर मिली है? कालीबंगा के अंदर। और ये मिक्स्ड क्रॉपिंग किस चीज़ की थी? वीट एंड बार्ले, गेहूं और जौ की जो है मिक्स खेती के साक्ष्य। ये इन्होंने कैसे आइडिया लगाया कि यहाँ पे मिक्स एग्रीकल्चर रही होगी? कहते हैं कि जो खेत है उसको समकोण पे राइट एंगल पे 2 बार जोता गया था, प्लॉड 2 टाइम्स एट राइट एंगल। एक बार इस तरह से जोता गया और दोबारा इस तरह से। तो बोले यहाँ पे 2 फसल बाई गई होगी, और ये 2 फसल कौन सी रही है? वीट और बार्ले। ये जो है इस तरह के उनको क्ल्यू मिलते हैं। एक यहाँ पे मिलता है आपको रेजर, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। रेजर, रैप्ड इन क्लॉथ, कपड़े में लिपटा रेजर मिला है। लकोगे रखे होना कहीं। तो रेजर रैप्ड इन क्लॉथ ये कहाँ पर मिला है? ये आपको मिला है कालीबंगा के अंदर। और कालीबंगा के अंदर एलिप्टिकल टॉम्ब्स मिले हैं। क्या मिले हैं? एलिप्टिकल टॉम्ब, एलिप्टिकल टॉम्ब, और इसका नाम रखा गया है चिरायु टॉम्ब। चिरायु टॉम्ब। तो चिरायु टॉम्ब, ये क्वेश्चन हो सकता है कि चिरायु टॉम्ब जो है वो कहाँ पर मिला है? चिरायु टॉम्ब या एक एलिप्टिकल टॉम्ब है, ये कालीबंगा के अंदर मिला है। और इस एलिप्टिकल टॉम्ब का जो नामकरण किया गया है वो चिरायु टॉम्ब रखा गया है। और कालीबंगा के अंदर और क्या मिलता है? और मिलते हैं रिमेन्स ऑफ रिमेन्स ऑफ हार्थ, जिसको आप कह सकते हैं तंदूर। तंदूर के रिमेन्स मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। ये पता चलता है कि वहां पर तंदूर रहा होगा। एक यहां पर मिला है आपको स्केल मेड ऑफ क्ले। क्या मिला है? स्केल मेड ऑफ क्ले। रिमेन्स ऑफ हार्थ मिले हैं, तंदूर मिले हैं, स्केल मेड ऑफ क्ले, एक मिट्टी का बना हुआ स्केल मिला है नापतोल वाला। ठीक है। और इसके बाद में यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और है, होल्स इन द स्कल ऑफ ए चाइल्ड। ये इंपॉर्टेंट है, हॉल्स इन द स्कल ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसके अंदर छेद है, और इसको एविडेंस ऑफ सर्जरी मानते हैं। वो क्या मानते हैं? एविडेंस ऑफ सर्जरी। कहते हैं कि शायद वहां पर उस समय भी सर्जरी की सुविधा रही होगी। और ये हॉल्स कितने हैं? 6 छेद मिले हैं बच्चे की खोपड़ी में। 6 हॉल्स इन द स्कल ऑफ ए चाइल्ड। खोपड़ी मिली है, उसमें 6 छेद हैं। इसको एविडेंस ऑफ सर्जरी माना जाता है, और इसको लिए नाम दिया गया। एविडेंस ऑफ सर्जरी भी पूछा जा सकता है, एविडेंस ऑफ कार्नियोप्लास्टी भी बोला जा सकता है। ध्यान रखना, कार्नियोप्लास्टी। ये जो दिक्कत है ना, जो ये इस बीमारी का जो इलाज होता था, इसको ये नाम दिया गया है कि वहाँ पे कार्नियोप्लास्टी की सुविधा थी। तो एविडेंस ऑफ सर्जरी कह लो या एविडेंस ऑफ कार्नियोप्लास्टी कह सकते हो। ये दोनों ही चीज़ जो है वो एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर जो ब्रिक्स मिली है,
ब्रिक्स मिली है, उन ब्रिक्स के अंदर भी ये है कि उनका जो रेशियो है वो 13, 50 और 7.5 रहा है। ये रेशियो है वहाँ की ब्रिक्स का 30, 15 और 7.5। ये क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। ये ईंट का जो रेशियो रहा है, जो कालीबंगा के अंदर आपको ब्रिक्स मिली है वो 30, 15 और 7.5 रहा है। और जो ब्रिक्स मिली है वो रॉ ब्रिक्स है, कच्ची ईंटें हैं वहाँ पर। और इन कच्ची ईंटों की वजह से इसको पुअर स्लम या दीन स्लम भी बोला जाता है, दीनहीन बस्ती कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो है लोग गरीब रहे होंगे, इसीलिए, क्योंकि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मकान है वो पक्के बने हुए थे और इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग गरीब रहे होंगे, इसलिए ये कच्चा है। तो इसको हिंदी में दीनहीन बस्ती कहते हैं, इंग्लिश में आप पुअर स्लम या दीन स्लम भी कह सकते हैं। कौन सा नाम आता है उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि अगर पुअर स्लम आता है या दीन स्लम पूछा जाता है। ये कालीबंगा ही है और इसलिए है कि वहाँ इसकी वजह से कहते हैं ये कि जो रॉ ब्रिक्स है उनका यूज किया गया है, इसलिए इसको हमने कह दिया क्या? दीन स्लम कह दिया है। और यहाँ पर 7 फायर अल्टार्स जिसकी हमने बात की, 7 फायर अल्टार्स मिले हैं। ये जो 7 फायर अल्टार्स मिले हैं ना, इन अल्टार्स के अंदर एविडेंस ऑफ बोन्स मिले हैं। क्या मिले हैं? एविडेंस ऑफ बोन्स। ये पता नहीं है किसकी है, पर हड्डियों का जो है वो इसके अंदर संकेत मिले हैं, जली हुई हड्डियां मिली है। इससे क्या वो आइडिया लगाते हैं, क्या सपोज करते हैं, वो ये कहते हैं कि उस समय सेक्रीफाइस रही होगी, शायद किसी चीज़ की कुर्बानी या जो बलि है वो दी जाती होगी, इसलिए इसको कहा गया है एविडेंस ऑफ बोन्स। जो मिला है उसके चक्कर में ये कहा जाता है कि वहाँ पे सेक्रीफाइस की परंपरा रही होगी। और कालीबंगा के अंदर क्या क्या मिला है देखो, और एक है व्याघ्र और मातृ देवी, इनकी मूर्तियां मिली है। किस किस की? व्याघ्र की और मातृ देवी की मिली है। सॉरी, ये किस चीज के ऊपर है? ये एक कोइन के ऊपर बने हुए मिले हैं, व्याघ्र और मातृ देवी। और ये जब व्याघ्र और ये मातृ देवी जो है ये कोइन पे बनी हुई है, इसका मतलब ये लगाया जाता है कि वहां पर जो सत्ता रही है, जो रूल रहा है, वो मैट्रिआर्कियल सिस्टम यानी मातृ सत्तात्मक पद्धति वहां पर रही होगी, ऐसा अनुमान लगा लिया जाता है। एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज है जो मिली है वो है सिलेंड्रिकल कॉइन। क्या मिला है? सिलेंड्रिकल कॉइन, बेलनाकार सिक्का मिला है। अब देख लो जी, बेलनाकार सिक्का कैसा हो सकता है? मतलब एक कॉइन है लेकिन उसका जो है ज़्यादा मतलब शेप अच्छा नहीं है, वो इस टाइप से मिला है, जो ऊपर नीचे से गोल है और थोड़ा सा खड़ा है, यानी एकदम चपटा नहीं है, इसलिए उसको कहा गया है सिलेंड्रिकल कॉइन। वहाँ से एक सिलेंड्रिकल कॉइन मिला है और ये माना जाता है कि ये जो सिलेंड्रिकल कॉइन है ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम का है। कब का है? मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इस सिलेंड्रिकल कॉइन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का सिलेंड्रिकल कॉइन जहां पर मिला है वो जगह भी कौन सी है? कालीबंगा। व्याघ्र और मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है वो जगह भी कौन सी है? कालीबंगा। और इससे क्या पता चलता है? मैट्रिआर्कियल सिस्टम का पता चलता है कि वहाँ की जो सत्ता है वो क्या रही? वो मातृ सत्तात्मक रही होगी। और वहाँ पर कालीबंगा में आपको मिलता है स्वास्तिक। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कालीबंगा के बारे में कि कालीबंगा में स्वास्तिक मिला है और ऐसा माना जाता है कि इसका जो यूज है वो फॉर रिमूवल ऑफ वास्तु डिफेक्ट्स रहा होगा। स्वास्तिक आज भी चलता है, ये तो बहुत पुराना है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो स्वास्तिक का साइन है उसके लिए ये कहा जाता है कि रिमूवल ऑफ वास्तु डिफेक्ट्स के लिए ये जो स्वास्तिक है ये कभी ना कभी काम में आया होगा। अब ये जब सभ्यता इतनी अच्छी थी, इतनी डेवलप्ड थी, तो एक्सटिंक्ट कैसे हो गई, खत्म कैसे हो गई? तो इसके बारे में भी अलग अलग विचार हैं सबके कि इसका जो है एक्सटिंक्शन कैसे हुआ। एक्सटिंक्शन के बारे में भी सब लोगों का अलग अलग विचार है। एक रहे हैं KUR कैनेडी, तो KUR कैनेडी, इनके जो विचार रहे हैं वो क्या रहे हैं
ये जो KUR कैनेडी है ना, ये इसका कॉज ऑफ डिक्लिनेशन है ना, वो कहते हैं कन्वल्सिव डिजीज, कि वहां पर कोई छुआछूत की इस तरह की कोई एक बहुत बड़ी बीमारी आई होगी, कन्वल्सिव डिजीज, एक लार्ज स्केल के ऊपर बीमारी आई होगी, ये कॉज ऑफ डिक्लाइन बताते हैं। KUR कैनेडी कहते हैं कि कॉज ऑफ डिक्लाइन जो है इसका वो क्या रहा होगा, वो इसका रहा होगा कन्वल्सिव डिजीज, बहुत बड़ी कोई बीमारी आई होगी, कन्वल्सिव डिजीज, CONVULSIVE, कन्वल्सिव डिजीज के बारे में कौन कहता है, किसने कहा है, KUR कैनेडी ने कहा है। और दूसरे हिस्टोरियन ये कहते हैं कि जो अदर हिस्टोरियंस हैं वो ये कहते हैं, अदर हिस्टोरियंस कहते हैं कि भाई साहब कोई नेचुरल डिजास्टर रहा होगा, नेचुरल डिजास्टर। और यहां पर अर्थक्वेक के एंशिएंट एविडेंस मिलते हैं, किसके, अर्थक्वेक के क्या एविडेंस मिले हैं, क्रैक्स इन द हाउसेस, जो घर बने हुए हैं उनके अंदर क्रैक्स हैं, दरारें हैं, इससे ये भी अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक आया होगा। तो अर्थक्वेक का अगर जो एंशिएंट एविडेंस है वो भी कहाँ पर मिला है, अपने कालीबंगा के अंदर। तो राजस्थान की सिविलाइजेशन के अंदर देखो लगभग जो सारा कुछ है ना, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सर्जरी ये कहाँ मिला, कालीबंगा के अंदर। जितने भी ऑलमोस्ट एविडेंस जो आपको मिलते हैं ना, प्लॉट फील्ड कहाँ मिला, कालीबंगा के अंदर। फायर अल्टार कहाँ पर मिली, कालीबंगा के अंदर, है ना। मिक्स्ड एग्रीकल्चर सिस्टम कहाँ मिला, कालीबंगा के अंदर। तो इस तरीके से ये जो सारा का सारा सिस्टम है ना, ये है। अमलानंद ने क्या कहा, खोजने वाले कौन थे, अमलानंद। तो अमलानंद क्या कहते हैं इसके बारे में, अमलानंद कहते हैं एनवायरमेंटल इनबैलेंस, एनवायरमेंटल इनबैलेंस। अमलानंद जी ये कहते हैं कि शायद उस समय यहाँ पे जो नदी थी उस नदी का पानी सूख गया होगा और बहुत बड़ा जो है हीट इनबैलेंस हो गया होगा कि गर्मी और ये इतनी ज़्यादा हो गई होगी कि लोग जो है वो उस गर्मी को सह नहीं सके और पानी की तंगी की वजह से मर गए। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहते हैं अमलानंद घोष। तो इनके जो डिक्लिनेशन के रीज़न है वो कौन कौन से हैं, KUR कैनेडी ने कहा कन्वल्सिव डिजीज़ है, कुछ हिस्टोरियंस इसको नेचुरल डिजास्टर बताते हैं क्योंकि अर्थक्वेक का भी यहाँ पर आपको एविडेंस मिला है। अर्थक्वेक का एविडेंस क्या मिला है, क्रैक्स इन द हाउसेस, घरों के अंदर दरारें हैं। और अमलानंद जी ने कहा, अमलानंद जी कहते हैं एनवायरमेंटल इनबैलेंस हो गया था, इसकी वजह से वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और एक आदमी और है इंपॉर्टेंट जो इस सेंस में अपने को पढ़ना है, वो है ओरलस्टीन। कई ओरलस्टाइन बोलते हैं, कई ओरलस्टीन बोलते हैं, वो अपने अपने प्रोनाउंस करने का तरीका है। ओरलस्टीन नाम का एक आदमी है। ये ओरलस्टीन ने क्या किया है इसके बारे में, ओरलस्टीन को इससे क्यों जोड़ा जाता है, इसने एक बुक लिखी है कालीबंगा के बारे में। इसने कालीबंगा के बारे में एक बुक लिखी है। बुक का नाम क्या है, सर्वे वर्क एंशिएंट सर्वे वर्क अलोंग हिडन सरस्वती रिवर, हिडन रिवर सरस्वती मान लो या हिडन सरस्वती रिवर मान लो। तो एंशिएंट सर्वे वर्क अलोंग हिडन सरस्वती रिवर, ये किसने लिखा, हिडन सरस्वती रिवर, लोस्ट सरस्वती रिवर, क्योंकि उसमें जब हिंदी वाला देता है वो तो इस तरह से देता है कि छुपी हुई नदी है ना, या लुप्त नदी। लेकिन इंग्लिश के अंदर ये वर्ड्स आ सकते हैं ना, हिडन भी लिखा जा सकता है और लोस्ट भी लिखा जा सकता है। जो ओरिजिनली जो नेम है ना बुक का वो लोस्ट ही है उसके अंदर। तो एंशिएंट सर्वे वर्क अलोंग लोस्ट सरस्वती रिवर, ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये बुक लिखी है ओरलस्टीन ने। तो ये है आपका जो सारा का सारा सिविलाइजेशन जो है कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा में ये सारा का सारा मटेरियल आपको मिलता है। कालीबंगा के अंदर जो कुछ भी मिला है वो सारा का सारा बता दिया है आपको। कोई एक आधी चीज़ हो सकता है, कोई माइनर मिस हो जाए, पर मेरे हिसाब से कुछ भी मिस हुआ नहीं है। आपको सारा का सारा कंप्लीट बता दिया है। कालीबंगा, ब्लैक बेंगल्स, अमलानंद और ये जो एक्सकेवेशन करने वाले थे ये भी आपको जो थे चारों के चारों आदमी बता दिए हैं। BK थापर, BB लाल, MD खरे और KM श्रीवास्तव है। 84-85 के अंदर यहाँ पर म्यूजियम बना दिया गया था। और एक जो चीज़ है वो किसी बुक के अंदर उल्लेख मिलता नहीं है, एक बहुत बड़ी बॉडी भी यहाँ पे मिली है, बहुत लंबी चौड़ी बॉडी है, मतलब ज़बरदस्त वाला आदमी मिला है। वो भी वहाँ पे म्यूजियम के अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे रखा हुआ है म्यूजियम के अंदर। तो काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी है वो, आजकल उतने लंबे आदमी मिलते ही नहीं, लगभग खली से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो
फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट एक्सकेवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस हो गया। ऑक्सफोर्ड सिस्टम और ग्रिड सिस्टम वहीं पे था। मिक्स्ड क्रॉपिंग मिली है, व्हीट एंड बार्ले की खेती। रेजर रैप्ड इन क्लॉथ मिला है। दशरथ शर्मा ने इसको थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा है। ये तो है जी आपका कालीबंगा। लेकिन यही जो अमलानंद जी है ना, ये इन्होंने ही अनुमान लगाया है कि इससे भी यार पहले की एक सभ्यता रही होगी बीकानेर भी। इन्होंने कहा कि ये जो लोग है ना, जो यहाँ पर आए थे, वो शायद बीकानेर के रहने वाले थे। बीकानेर के आसपास इन्होंने 2 साइट्स जो हैं उनको मार्क किया है। इनको भी साथ में ही कर लेना, क्योंकि इनके बारे में ज़्यादा एविडेंस है नहीं। इतना ही है कि अमलानंद घोष ने ये कहा कि यार ये जो जगह है ना बीकानेर के आसपास में, ये इन जगहों से लोग शायद जाके और कालीबंगा में बसे होंगे और वहाँ पर वो बिजनेस करते होंगे। और ऐसा वो मानते हैं कि इनके शायद जो खेती बाड़ी की जो पूर्ति थी ना खाने पीने की, और वो शायद बीकानेर के आसपास इन्होंने 2 सिविलाइजेशन 2 साइट्स हैं वहाँ से बताई है कि वहाँ के लोग शायद इन्हीं के भाई बंधु जाके और कालीबंगा में रहते होंगे। और कालीबंगा जो है उस समय का टाउन था और यहाँ पे जो है रूरल एरिया रहा होगा, तो उनके जो खाद्यान्न की पूर्ति इस क्षेत्र से होती होगी। इसलिए इन्होंने बीकानेर के अंदर कालीबंगा फर्स्ट कहा जाता है। ध्यान रखना, अगर कोई कहता है कि कालीबंगा फर्स्ट किसको कहा गया है, तो कालीबंगा फर्स्ट है सोंथी। क्या है? सोंथी है, बीकानेर के अंदर है। और सोंथी के अंदर इन्होंने 2 साइट्स निकाली कि सोंथी सभ्यता कहा है उसको, सोंथी सिविलाइजेशन। और सोंथी सिविलाइजेशन के अंदर 2 कौन कौन सी निकाली है, एक है पूगल, एक है सावनिया। सावनिया या सावनिया, सावनिया भी हो सकता है, मे बी वी, तो सावनिया या पूगल और सोंथी सिविलाइजेशन है। अगर ये पूछा जाता है कालीबंगा फर्स्ट कौन सी सिविलाइजेशन को कहा गया, कौन सी जगह को कहा गया, तो वो सोंथी है। सोंथी के अंडर में 2 साइट्स आ जाती है। कौन सी आ जाती है? पूगल और सावनिया। ये किसने कहा है? ये सारा का सारा ये लोचा है अमलानंद घोष का। अमलानंद घोष ने ऐसा कहा कि यार यहाँ से जाके और लोग वहाँ बसे होंगे और शायद उनकी जो आधारभूत जरूरतें हैं, जो अन्न पानी की जरूरतें हैं, वो इस क्षेत्र से वहाँ पर पहुँचाई जाती रही होगी। ऐसा आइडिया अमलानंद घोष ने लगाया है। तो कालीबंगा से रिलेटेड जो बीकानेर के अंदर सोंथी है, कालीबंगा फर्स्ट है, पूगल और सावनिया। इन चीज़ों को एकदम क्लियर कर लेना। कालीबंगा में इससे बाहर से कुछ भी नहीं है। कालीबंगा आपका इतना ही है, इससे ज़्यादा कालीबंगा के बारे में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इससे बाहर कालीबंगा के अंदर कुछ आता है। हाँ, कई बार जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनकी रोड्स का जो पूछ लेते हैं, रेशियो क्या था, मुख्य सड़क कौन सी थी, गलियों का रेशियो क्या था, अंदरूनी सड़कों का रेशियो क्या रहा, तो उसके बारे में भी बता देते हैं। एक तो जो इसके जो मेन रूट थे, फिर अंदर की जो गलियां थी, तो उनका जो रेशियो है ना वो रहा है 6.7 मीटर है और 3.8 मीटर है और 1. ये कितना हो जाएगा, इसका भी हाफ है, ये 1.9 मीटर। ये जो है इनके मुख्य मार्गों का जो है वो रेशियो है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और 2 भागों में बांटी गई है। जो ऊपर वाला भाग है जिसको कि जो दुर्ग होता है उसको सिएटल कहते हैं, सिएटल। और जो नीचे वाला भाग है उसको डाउन टाउन कहा गया है, डाउन टाउन। ये है कालीबंगा के बारे में कंप्लीट कि अपर पार्ट जो है उसको क्या कहा है, सिएटल, और नीचे वाले को क्या कहा गया है, डाउन टाउन। तो ये ध्यान रखना, ऊपर वाला सिएटल है, नीचे वाला डाउन टाउन। ये हर सभ्यता के अंदर यही है कि ऊपर वाले को दुर्ग कह देते हैं, नीचे वाले को जो है वो नगरीय सभ्यता कह देते हैं या निम्न नगर कह दिया जाता है। तो इससे ज़्यादा कालीबंगा के बारे में कुछ है नहीं पढ़ाने वाला। यहाँ से आपका जो है कालीबंगा हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट सिविलाइजेशन जो आपकी आती है वो है आहड़। कालीबंगा के बाद में हमारी अगली सिविलाइजेशन है आहड़। आहड़ कहाँ पर है? रिवर आहड़, रिवर आयड़ या बेडच। तो इसके बारे में क्या, कहाँ पे है ये? सबसे पहले देखिए, आहड़ जो है वो जो जगह होती है लगभग उसी के नाम पे सिविलाइजेशन होती है। तो ये जो है ये आहड़ टाउन है, रिवर भी आहड़ है, आयड़ लिखते हैं, आहड़ लिखते हैं, और बेसिकली ये है कौन सी? बेडच।
रिवर जो आहड़ है वो कौन सी है, बेडच है कहां पर ये आहड़ टाउन, ये जो आहड़ टाउन है आपका ये है 2 to 3 miles अवे फ्रॉम उदयपुर। कहां पर है, 2 to 3 miles अवे फ्रॉम उदयपुर। यह है आपकी आहड़ सिविलाइजेशन। कहा क्या जाता है, कितनी पुरानी इसको मानी गई है, ये मानी जाती है 4000 ईयर्स ओल्ड। कितनी, 4000 ईयर्स ओल्ड, ये इसका टाइम पीरियड माना गया है। आहड़ टाउन है, रिवर आहड़ बेडच 2 to 3 miles अवे फ्रॉम उदयपुर, 4000 ईयर्स ओल्ड माना गया है। और इसके जो नाम है, इसके कई नाम हैं। इसको आघाटपुर भी कहा जाता है, आघाट दुर्ग भी कहा जाता है, ये नाम है इसके। और यहाँ के जो लोकल हैं, लोकल पीपल, वो इसका नाम क्या रखा है उन्होंने, वो इसको कहते हैं जी धूलकोट। ये तो है इसके नाम, आघाटपुर, आहत दुर्ग, और जो यहाँ के लोकल पीपल हैं वो कहते हैं इसको धूलकोट। और 10th और 11th सेंचुरी में इसका ये नाम रहा है। 10th और 11th सेंचुरी के अंदर इसको लोग, जो लोकल पीपल हैं वो धूलकोट इसको कहते आए हैं। ठीक है, लोकल्स इसको धूलकोट कहते हैं। और ये जो आघाटपुर और आघाट दुर्ग जो है, ये नाम इसके 10th और 11th सेंचुरी के अंदर रहे हैं। अभी इसको आहड़ कहा जाता है। 2 से 3 मील दूर है उदयपुर से, बेडच रिवर के बैंक्स के ऊपर है। बेडच को ही आहड़ रिवर कहा गया है। अब इसकी जो एक्सकेवेशन है, एक्सकेवेशन कम डिस्कवरी 1953, अक्षकीर्ति व्यास, इन्होंने एक्सकेवेशन शुरू किया। कब, 1953 के अंदर किसने शुरू किया ये। और इसके बाद में 1956 के अंदर इसकी चौधर ले ली रतन चंद्र अग्रवाल, RC अग्रवाल लिखते हैं अपने, रतन चंद्र अग्रवाल, इन्होंने इसकी चौधर ले ली थी। उसके बाद का एक्सकेवेशन किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। और 1961 के अंदर इसे किया हंसमुख धीरज सांकलिया, HD सांकलिया। देखिए, आहड़ टाउन जो है वो रिवर आहड़ बेडच 2 to 3 miles अवे फ्रॉम उदयपुर, 4000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है। आघाटपुर या आघाट दुर्ग 10th और 11th सेंचुरी में इसका नाम रहा है। लोकल पीपल धूलकोट कहते हैं। एक्सकेवेशन जो है 1953 में अक्षकीर्ति व्यास ने किया, 1956 के अंदर किया RC अग्रवाल ने, और 1961 के अंदर HD सांकलिया, ये गुजरात के थे, हंसमुख धीरज सांकलिया। पूरा नाम क्या है, हंसमुख धीरज सांकलिया। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है भाई साहब कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स बनाई गई है ना, जितने भी जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं वगैरह, जो कुछ भी हैं, वो सारे के सारे सॉफ्ट ब्लैक स्टोन का यूज किया गया है। सॉफ्ट ब्लैक स्टोन जो आसानी से जो है किसी भी शेप में डाला जा सके, तोड़ फोड़ के। इस तरह से थोड़ा सा नरम काला पत्थर है, उस जो सॉफ्ट उसको यहाँ पे यूज किया गया है। एक इसके अंदर जो कालीबंगा के अंदर मिला, वो इसके अंदर भी मिला है आपको ड्रेनेज सिस्टम। वो कालीबंगा में भी आपको ये मिलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। वहाँ पे जो ड्रेनेज है वो पक्की बनी हुई थी, बाकी सारा का सारा जो सिस्टम है वो मकान कच्चे थे और नालियां पक्की थी। ये कालीबंगा की खासियत थी। इसके अंदर सॉफ्ट ब्लैक स्टोन मिला है और ड्रेन्स यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है वहाँ का वो अच्छा रहा है। एक यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है आहड़ के संबंध में, वो है साहब पोटरी। यहाँ पे कौन सी पोटरी मिली है, यहाँ पे मिली है रेड ब्लैक पोटरी, लाल काली। रेड ब्लैक क्यों कहते हैं इसको, रेड ब्लैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लैक ज्योमेट्रिक डिजाइन्स ऑन रेड सरफेस
जो पोटरी के ऊपर रंग चोपड़ा गया है ना, जो उसका सरफेस बनाया गया है, तल बनाया गया है, वो है रेड कलर का, और उसके ऊपर बनाए गए हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन, यानी सर्कल बना दिया, ट्रायंगल बना दिया, इस तरह के जो ज्योमेट्रिक डिजाइंस बनाए गए हैं वो ब्लैक कलर के बनाए गए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है रेड ब्लैक पोटरी। और यहाँ पे क्या मिलता है, डिगिंग स्टॉल्स मिलते हैं, खुदाई करने वाले डिगिंग स्टॉल्स यहां पे मिलते हैं, और प्रिंटिंग एंड पैचिंग स्टाम्प्स, रंगाई छपाई की मोहरें मिली है यहां से। प्रिंटिंग एंड पैचिंग स्टैंप्स ये कहां पर मिली है, ये आपको आहड़ के अंदर मिली है प्रिंटिंग स्टैंप्स। और ग्राइंडिंग स्टोन मिला है, सिलबट्टा, ग्राइंडिंग स्टोन कह लो या स्टोन ग्राइंडर कह लो, और कई इसको फ्लोर मिल भी कहते हैं, कि एक जो है ग्राइंडिंग फ्लोर मिल यहाँ पे मिला है, फ्लोर ग्राइंडिंग मिल भी उसको कहते हैं, कि पीसने वाली चीज़ है। तो ऐसा माना जाता है कि उस सिलबट्टे के ऊपर शायद उस समय आटा भी पीसा जाता रहा हो। तो ये जो चीज़ कहाँ पे मिली है, ये आहड़ के अंदर मिली है। आपको ग्राइंडिंग स्टोन कह लो या स्टोन ग्राइंडिंग मिल कह लो, ये है आपकी मर्जी। एक यहाँ पे मिलता है आपको क्ले स्कल्पचर्ड, क्ले का है स्कल्पचर्ड क्या, टॉरस, टॉरस यानी बैल। क्या मिला है यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपको टॉरस मिला है। और ये जो सिविलाइजेशन है ना, ये बेसिकली है कॉपर सिविलाइजेशन। कॉपर सिविलाइजेशन होने की वजह से इसको कॉपर सिविलाइजेशन क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेसेस मिलती है। कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेसेस कहाँ पर मिली है, आहड़ के अंदर, कॉपर स्मेल्टिंग फर्नेसेस ये मिली है आहड़ के अंदर, इसलिए इसको कॉपर सिटी या ताम्रवती नगरी भी कहा गया है। कॉपर सिटी कह लो, या जो ओरिजिनल नाम मिलता है हमारे बुक्स के अंदर हिंदी में, ताम्रवती नगरी कहते हैं। तो चाहे तो ये कॉपर सिटी या ताम्रवती नगरी किसको कहा जाता है, लगभग तो जो नाम जैसा होता है ना वैसा का वैसा ही यूज किया जाता है। एग्जाम के अंदर ताम्रवती नगरी ही बेसिकली यूज किया जाएगा। अगर इंग्लिश में भी आ जाए तो कॉपर सिटी है, और हिंदी में आता है तो ताम्रवती नगरी। तो कॉपर की जो स्मेल्टिंग फर्नेसेस यहाँ पर मिली है, उसकी वजह से इसको क्या कहा गया है, ताम्रवती नगरी कहा गया है। और क्या है, इन्होंने ना अपने हिसाब से, उस समय के हिसाब से, आरसीसी नोट मत करना, पर आज जैसे अपने आरसीसी होती है ना, उस तरह से इस तरह का जुगाड़ इन्होंने बना लिया था उस टाइम के अंदर, आरसीसी टाइप का। वो आरसीसी तो नहीं कह सकते, पर वो उनके हिसाब से आरसीसी ही थी। क्योंकि ये क्या करते थे, वहाँ पे जो एविडेंस मिले आपको वो ये मिले हैं कि पीसेस ऑफ क्वार्ट्ज एंड चिप्स, कुछ जो चिप्स की टुकड़ियाँ और क्वार्ट्ज, इनके जो टुकड़े हैं ना, इनको क्या करते थे, मिक्स्ड विद क्ले के साथ में मिला देते थे। इससे एक तो डेकोरेशन हो जाता था, इनके दो पर्पज होते थे। वो कहते थे एक तो डेकोरेशन हो जाता है, ऐसा मतलब जो है खोदने वालों ने आइडिया लगाया, इससे एक तो डेकोरेशन हो जाता था, उसमें रंग बिरंगी चीज़ें ऐड हो जाती थी। एक कहते हैं कि वो जो इसको है बिल्डिंग बनाने में काम में लेते थे ना, तो इससे उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती थी। जो ईंट वगैरह इससे वो लगाते थे ना, इससे क्या होता था कि स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती थी, ऐसा माना जाता है। और 2 to 3 चूल्हास, 2 to 3 चूल्हास कहते हैं, ऑलमोस्ट घरों के अंदर मिले हैं। लेकिन इनको एक अगर ऐसा भी मिला है जिसके अंदर वो कहते हैं कि 6 चूल्हास हैं, और 6 चूल्हास वाले को वो ये मानते हैं कि ये या तो जॉइंट फैमिली का एक रहा होगा, कि यहाँ पे जॉइंट फैमिली, कभी संयुक्त परिवार रहा होगा, हिस्टोरियन कहते हैं, या वो कहते हैं यहाँ पर कलेक्टिव फीस्ट होती होगी, यानी सामूहिक भोजन या दावत होती होगी। इस तरह से हिस्टोरियन का मानना है। लेकिन अगर आप आम आदमी की सोच से ये सोचो ना, तो 6 चूल्हा, 6 चूल्हे जिस घर में होंगे ना, उसको अब जॉइंट परिवार नहीं कह सकते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि घर में ज़्यादा लोग रहे होंगे और सबने अपने वो अलग अलग खाना बनाते होंगे, और शायद फैमिली एक घर में रहती हो, या जैसे घर के अंदर जो कमरे हैं, उन कमरों के अंदर से आदमी जो है एक एक दो दो
हर कमरे में अपने अलग अलग फैमिली रहती हो छोटी छोटी, और उनका जो है कलेक्टिव अलग अपने चूल्हे सबके अलग अलग बना रखे हो, ये हो सकता है। लेकिन अपने को वही मानना पड़ेगा जो लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि जॉइंट फैमिली रही होगी इसलिए 6 चूल्हे हैं। बाकी अपने गाँव राम के अंदर तो यही देखते हैं कि विलेज एरियाज़ के अंदर जो जॉइंट फैमिली है, इसका मतलब ये होता है कि एक बड़ा परिवार है और एक चूल्हा है, तभी तो जॉइंट हुई। जब चूल्हे ही अलग अलग हो गए तो फिर जॉइंट कैसे रही? तो वो एक मान नहीं सकते, पर उन्होंने लिखा है वही मानना पड़ेगा अपने को कि जॉइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट का उन्होंने सिंबल बताया है। यहाँ पे जो 6 चूल्हाज मिले हैं उनके बारे में वो कहते हैं कि यहाँ पे कभी जॉइंट फैमिली रहा करती होगी या यहाँ पर कोई सामूहिक भोज होता होगा। और आहड़ के अंदर क्या है? आहड़ के अंदर आपको मिलती है बिग पोट्री, बड़ी पोट्री मिलती है, बिग पोट्री। ये किस लिए है? ये ग्रेन्स के लिए, कि टू कीप ग्रेन्स, बिग पोट्री टू कीप ग्रेन्स। और इस ग्रेन वाली पोट्री को कहते हैं गोरे या कोठे। ये 2 नाम इसको दिए गए हैं, गोरे या कोठे। इन दोनों में से आप कोई सा भी नाम यूज कर सकते हो। तो बिग पोट्री जो मिली है उसको या तो गोरे कहेंगे या क्या कहते हैं, कोठे कहते हैं। और यहाँ पे क्या मिला है? अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना उनके बारे में बात करते हैं अपने। देखो यहाँ पे 6 तो मिले हैं आपको, 6 ग्रीक कॉइन्स मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 6 ग्रीक कॉइन्स मिले हैं और एक मिली है सील। क्या मिली है? सील। 6 ग्रीक कॉइन्स मिले हैं और 1 मिली है यहाँ पर सील। और दूसरा जो हमने टोरस की बात की थी, यहाँ पे क्ले स्कल्पचर्ड टोरस मिले हैं। इस टोरस की हम एक बार पहले भी बात कर चुके हैं। इसको क्या कहते हैं? बनासियन बुल। बनासियन बुल क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे ही टोरस जो है हमें बनास रिवर के आसपास में मिले हैं, इसलिए ये टेराकोटा रहे हैं। तो ये जो भट्टियों में बनाए गए थे इसलिए इनको बनासियन बुल्स कह दिया गया। और आज भी जो है टेराकोटा है ना, वो वहीं बनास वाले क्षेत्र के अंदर ही पाई जाती है। आप आज भी पढ़ते हो ना टेराकोटा कहाँ का फेमस है? नाथद्वारा के पास है। तो वो उसी रीजन का आज भी चल रहा है टेराकोटा। उसी टेराकोटा से इसको बनासियन बुल कहा गया। ये जो टोरस की मूर्ति मिली, 6 ग्रीक कॉइन्स मिली है, 1 शील मिली है। इंपॉर्टेंट है ये 6 ग्रीक कॉइन और 1 शील मिली है। और इसके अंदर एक चीज और इंपॉर्टेंट थी जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रिंटिंग एंड पैचिंग स्टैंप्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ग्राइंडिंग स्टोन, ये चीजें है ना जो यूनिक है, ये यहाँ पे मिली है, बाकी दूसरी जगहों पे ये नहीं मिली। कॉपर वाली तो काफी जगह मिली हुई है, पर तो कॉपर सिटी यहाँ पे मिलता है। अक्षय कीर्ति व्यास, आरसी अग्रवाल और एचडी सांकलिया, इन तीनों का संबंध इससे रहा है। बड़ी पोट्री जो ग्रेन्स वाली मिली है उसका नाम पूछा जा सकता है गोरे या कोठे रहा है। रेड ब्लैक पोट्री कहा है। इसको ब्लैक एंड रेड क्यों नहीं कहा? क्योंकि सरफेस जो है रेड है, यानी ज्यादा कलर रेड यूज हुआ है और ब्लैक कम हुआ है, इसलिए इसको रेड ब्लैक कहते हैं। ब्लैक ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑन रेड सरफेस, ये इसकी खासियत रही है। और क्या कहते हैं? और कहते हैं जी इसके अंदर एनिमल, ये तो ऑलमोस्ट आपको हर सिविलाइजेशन में मिल जाता है, एनिमल हस्बेंड्री। ऐसा कहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री के यहाँ पे एविडेंस मिले हैं। इस तरह के कोई उनके जो बनाए हुए टॉयज वगैरह हैं जिससे पता चलता है यार ये जानवर इन्होंने देखे होंगे। तो इसके अंदर आपको एनिमल हस्बेंड्री में किस किस के एविडेंस मिलते हैं? डॉग के, एलिफेंट के, फ्रॉग के, और इंपॉर्टेंट है राइनो। राइनो के भी वहाँ पे आपको स्कल्पचर्स मिल गए। ऐसा एक गेंडे जैसी आकृति वहाँ पे बनाई हुई मिली है, यानी ऐसा मानते हैं कि उन्होंने देखा होगा तभी बनाया होगा। डॉग, एलिफेंट, फ्रॉग और राइनो, मेंढक का भी वहाँ पे साक्ष्य मिलता है। और उनका एक साइंटिफिक इनोवेशन रहा था उस समय। आहड़वासियों का साइंटिफिक इनोवेशन क्या था? साइंटिफिक इनोवेशन, ये कहते हैं उस समय बहुत बड़ी उनकी वैज्ञानिक जो है उसको माना जाता है कि उपलब्धि की उनकी दृष्टिकोण उनका वैज्ञानिक रहा होगा, वो है चक्रकूप, इंग्लिश में कहेंगे व्हील वेल, पहिए वाला कुआं जिसके ऊपर पहिया लगा हुआ था और रस्सी से कपड़े जो रस्सी बांध करके, और जैसे अपने खींचते हैं ना, आजकल तो वो आम खास हो गए थे बाद में तो, पर उस समय के हिसाब से आहड़ का जो टाइम पीरियड था, आहड़ का जो एरा था, उस एरा के हिसाब से इसको साइंटिफिक इनोवेशन कहते हैं कि वहां पे ये चक्रकूप मिला है जिससे पानी निकाला जाता था। तो व्हील वेल या चक्रकूप जो है ये कहाँ पे है? ये आपका आहड़ के अंदर है। और इनके शवाधान पद्धति जिसको कहते हैं, दे यूज टू बरी द बॉडी
दे यूज टू बरी द बॉडी विद ऑर्नामेंट्स एंड क्लोथ्स, यानी पुनर्जन्म में भी इनका विश्वास था। रीबर्थ, बरी द बॉडी विद ऑर्नामेंट्स एंड क्लोथ्स, कपड़े और गहनों के साथ में इन्होंने क्या किया, जो शव होते थे इनके उनको ये दफनाया करते थे। और इंपॉर्टेंट क्या था, कॉपर इंडस्ट्री, कॉपर सिटी हम कहते ही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहा, जो रोजगार का मुख्य साधन रहा, जो मुख्य इनका धंधा था, वो कॉपर इंडस्ट्री का था। और फूड के अंदर ये लोग देवर नोन टू राइस, फूड के नाम पे ऐसा माना जाता है कि देवर नोन टू राइस, ये लोग जो है ऐसा कहते हैं कि चावल के जो है जानकार रहे होंगे, इस तरह से माना जाता है। और इस सभ्यता के बारे में ये कहा जाता है कि ये लोग शायद यहाँ पे इनको कोई समस्या आई होगी, कोई आपदा आई होगी, जिसकी वजह से कहते हैं ये बाद में शिफ्ट कर गए थे। और शिफ्ट कहाँ किया था इन्होंने, गिलूंड, और वहाँ से एक इस तरह से माना जाता है कि यहीं के लोगों ने जा करके और गिलूंड बसाई थी। और जो गिलूंड है वो भी एक सिविलाइजेशन है, उसके बारे में भी अभी पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या कहते हैं कि जो पीपल ऑफ आहड़ वर लेटर ऑन शिफ्टेड टू गिलूंड, इस तरह से कहा जाता है कि ये आहड़ के निवासी जो है लेटर ऑन दे शिफ्टेड टू गिलूंड, गिलूंड चले गए थे। अब गिलूंड कहाँ पर है, रिवर कौन सी है, तो गिलूंड जो है वो राजसमंद के अंदर आता है और रिवर है बनास। गिलूंड के बारे में अब जो लिखेंगे थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, जो गिलूंड वाला अलग से दिख जाए, क्या पता कहाँ लिखना पड़ जाए, ऊपर नीचे जगह ही खत्म हो जाए। तो गिलूंड ये है आपका गिलूंड। गिलूंड कहाँ पे है, गिलूंड के बारे में कहा जाता है ये है जी राजसमंद में, राजसमंद में पड़ता है। रिवर कौन सी है, बनास, जिसकी हम बात कर रहे थे। बनास रिवर के जो है जहां पर सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज के एविडेंस मिलते हैं राजस्थान के अंदर, वो रिवर कौन सी रही है, बनास रही है। ये किसने, यही जो थे आपके कालीबंगा वाले जो दो सज्जन थे, कौन, बीबी लाल और बीके थापर, यही सज्जन थे यहाँ पर भी। और इन्होंने ये काम किया कब, 1957-58 के अंदर। कब, 1957-58 के अंदर बनास रिवर के बैंक के ऊपर इन्होंने गिलूंड को ढूंढ दिया। अब यहाँ पे मिलता क्या है, यहाँ की खासियत क्या है, यहाँ की खासियत है पोट्री। यहाँ पे आपने को क्या मिला था, रेड एंड ब्लैक पोट्री। यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 टाइप्स ऑफ पोट्री, यानी लोग थोड़ा प्रोग्रेस कर गए थे, तो ये 5 टाइप्स ऑफ पोट्री यहाँ पर मिलती है। 5 टाइप्स ऑफ पोट्री कहाँ पर मिलती है, ये 5 टाइप ऑफ पोट्री जो है आपको मिलती है। प्लेन है, इसमें पॉलिश्ड आ जाती है, ब्लैक आ जाती है। कौन कौन सी आ जाएगी, प्लेन आ जाएगी, पॉलिश्ड आ जाएगी, ब्लैक आ जाएगी और ब्लैक पेंटेड आ जाएगी और ब्राउन पोट्री, ये है। ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ पोट्री, ये वाली है प्लेन, पॉलिश्ड, ब्लैक, ब्राउन, रेड एंड ब्लैक पेंटेड, ये वाली पोट्री यहाँ पर आ जाती है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से आपको मिले हैं वेपन्स। किस तरह के वेपन्स मिले हैं, मेड ऑफ कॉपर, हथियार मिले हैं, बाण वगैरह इस टाइप के, एरो, मेड ऑफ कॉपर। हथियार मतलब लड़ाई वगैरह गुंडागर्दी भी चलती होगी शायद, तो वेपन्स जो है वो मेड ऑफ कॉपर वहाँ पर मिले हैं। और इसके बाद ये इन्होंने 1957-58 के अंदर एक्सकेवेशन कर दिया था। इसके अंदर एक और एक्सकेवेशन हुआ था जिसका टाइम पीरियड था 98 to 2003। 1998 से लेकर 2003 तक यहाँ पर फिर से री एक्सकेवेशन हुआ। ये हुआ था प्रोफेसर ग्रेगरी, इसको करने वाले कौन थे, तो री एक्सकेवेशन जो है वो किसने किया था गिलूंड का, वो करने वाले थे प्रोफेसर ग्रेगरी। ग्रेगरी ने कहा, इसके ग्रेगरी के कोई किरकिरी रह गई होगी कि यार कुछ और निकलेगा, मैं भी ढूंढ के आता हूँ। तो ये भी सज्जन वहाँ पर गए थे और इन्होंने क्या जा करके और फिर से यहाँ पर ये काम किया। और इम्पोर्टेंट यहाँ से गिलूंड से क्या मिला है, आइवरी बैंगल्स, हाथी दांत की चूड़ियाँ जो है ना, आइवरी मतलब हाथी वाला दांत, टस्क बैंगल्स कह लो, पर आइवरी ही बोला जाता है मेन इसको। तो आइवरी बैंगल्स जो है वो कहाँ पर मिली है, वो आपको गिलूंड के अंदर मिली है। और क्या है गिलूंड के अंदर, इसके अलावा आइवरी बैंगल्स और मिला है व्हीट इन ए पॉट।
एक मटके के अंदर गेहूं के दाने सुरक्षित रखे हुए मिले हैं। ये कहाँ पर मिले हैं? ये भी गिलुंड के अंदर। इससे ये पता चलता है कि लोग इमरजेंसी के लिए राशन वगैरह भी दबा के रखते थे। और फायर्ड ब्रिक्स या बेक्ड ब्रिक्स कह लो, फायर्ड ब्रिक्स या बेक्ड ब्रिक्स, यहां से पक्की ईंट के साक्ष्य मिलते हैं आपको गिलुंड से। तो अब इसके अंदर देखो, कालीबंगा में कच्ची थी, आहड़ में या तो ब्लैक स्टोन था या अगर ईंट थी तो वो रॉ ब्रिक्स ही थी, है ना, ड्राइड इन द सन, सूरज में सुखाई हुई ईंटें ही थी। तो ये जो गिलुंड है ये राजसमंद में है। बनास बीबीलाल बीके थापर 1957-58 वेपन्स मेड ऑफ कॉपर मिले हैं। पोट्री कितने प्रकार की मिली है? 5 प्रकार की पोट्री मिली है। 98 से 2003 प्रोफेसर ग्रेगरी फिर से वहां पे जाके कुछ नहीं करके आया। और आइवरी बैंगल्स भी मिली है। वीट ने पोट भी मिला है, एक मटके के अंदर आपको गेहूं रखा हुआ मिला है। और फायर्ड ब्रिक्स का जो एविडेंस है वो कहां पर मिलता है? गिलुंड के अंदर। याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन विच सिविलाइजेशन इन राजस्थान वी गेट द यूज ऑफ फायर्ड ब्रिक्स? वो है गिलुंड, ध्यान रहेगा। तो ये जो आपकी है कालीबंगा, आहड़ और गिलुंड, ये कंप्लीट हो गई। बागोर इससे पहले हम पढ़ चुके। ये आपकी जो ऑलमोस्ट अभी जो इंपॉर्टेंट है ना उसमें रह जाती है। एक तो गणेश्वर है जो सीकर के अंदर है, कांतली रिवर है, वो भी नेक्स्ट क्लास के अंदर अब गणेश्वर के बारे में पढ़ेंगे। और बैराट, नलियासर, ये जो छोटी छोटी कई सभ्यताएं हैं, किराड़ोत, इनके बारे में पढ़ेंगे। और एक अपने एंशियंट टाटानगर ऑफ एंशियंट राजस्थान, पता ही है? नहीं पता तो बता देंगे। वहां पे जो है आयरन एज की आपको सिविलाइजेशन मिलती है, इसलिए उसको जो मेटल वर्क है वो बहुत ज़्यादा हुआ था, इसलिए उसको अपने टाटानगर भी कह लेते हैं। कॉइन्स मिले हैं ट्रॉली भर भर के। तो वो सारे के सारे सिविलाइजेशन करने हैं। ऑलमोस्ट 2 से 3 क्लास लगेगी इसके अंदर और हो जाएगा। तो आहड़, कालीबंगा, आहड़ और गिलुंड हो गया आपका कंप्लीट। तब तक वेट करिए नेक्स्ट क्लास के लिए। और अगर आपका हो सजेशन कोई तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे वेरी मच।